फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो मित्रों, हम लोग पहले से ही जलवायु वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, यानी इस पर हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, और जिसमें जलवायु वर्गीकरण की योजना ये है कि हम अपने ग्लोब या भूमंडल को पहले मुख्य पेटियों में बांटते हैं, मेजर क्लाइमेट टाइप में बांटते हैं। और मेजर क्लाइमेट टाइप जो हम लोगों ने बनाए हैं, तो मूलतः पहले 5 थे: ट्रॉपिकल, ड्राई, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर, पोलर। उसके बाद एक और एडिशनल जोड़ा गया, उच्च भूमिया या पर्वतीय जलवायु, हाईलैंड्स, जिनको हम लोग संकेतों के रूप में क्रमशः ए, बी, सी, डी, ई और एच के नाम से जानते हैं। लेकिन हम लोग जैसा कि ग्लोब पर जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जनरल परसेप्शन यही रहता है कि इक्वेटर से पोल की ओर ये रही इक्वेटर लाइन, यहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और पोल पर सबसे कम टेम्परेचर है, ये रीजन है। तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर कम होते चले जाते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो ये जो एरिया होता है टेम्परेचर का सबसे ज्यादा वाला एरिया होता है, जिसे हम मेगाथर्मस कहते हैं। फिर और कम टेम्परेचर का एरिया होता है जिसे मीजोथर्मस कहते हैं, और भी कम टेम्परेचर के एरिया होते हैं जिन्हें हम माइक्रोथर्मस कहते हैं। फिर पोलर रीजन का है जिसे हम हेकिस्टोथर्मस कहते हैं। इस तरह की ये तापेटियां इक्वेटर से दोनों ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर और दक्षिणी गोलार्ध की ओर आकलित की गई है। तो ये यहाँ का मेगाथर्मस होगा, यानी उष्ण कटिबंध। ये यहाँ का मीजोथर्मस यानी उपोष्ण कटिबंध। माइक्रोथर्मस जिसे हम उपध्रुवीय या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और ये पोलर जिसे हम हेकिस्टोथर्मस कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये नाम है इनके। लेकिन जो 5 जलवायु क्षेत्र हम लोगों ने बताए हैं, उसमें एक जलवायु क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ उपोष्ण कटिबंध में, यानी मीजोथर्मस के इस हिस्से में, पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इन्हें हम वार्म डेजर्ट, और इधर माइक्रोथर्मस के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है जिन्हें हम कोल्ड डेजर्ट और उसके आसपास की घास भूमियां कहते हैं। तो इन्हें ड्राई जोन्स के नाम से जाना जाता है। तो 4 तापपेटियां हैं, ये भी ड्राई जोन है। एक शुष्क प्रदेश है, तो 4 और 1 5 हो गए, और छठवां पर्वतीय जलवायु है। ये तो मुख्य पेटियां हो गई। अब मुख्य पेटियों को हम लोगों ने बांटा था, तो उष्णकटिबंध में वर्षा प्रतिरूप के आधार पर बांटा था, जहां साल भर नमी बनी रहे। तो सिंबल अगर ए लिया है तो वहां फॉरेस्ट रहेंगे, एएफ हो जाएगा। ड्राई विंटर होगा, एडब्ल्यू जिसे सवाना कहा था, और विशिष्ट प्रकार की जलवायु मानसूनी यानी एएम हो जाएगा। इस तरीके से शुष्क कटिबंध में भी हम लोगों ने डेजर्ट बनाए थे और घास भूमियां। मीजोथर्मस में भी हम लोगों ने बांट लिया था। मीजो को सी कहते हैं, तो सी एफ, सी डब्ल्यू और सी एस। एस मीन्स ड्राई समर, डब्ल्यू मीन्स ड्राई विंटर, एफ मीन्स नो ड्राई सीजन। Neither the winter is dry nor the summer is dry. Now in case that is the microthermos, जिसे हम माइक्रोथर्मस कहते हैं, उपध्रुवीय कहते हैं। आज हम लोग इसे बांटेंगे। तो यहां तक हम लोग बांट चुके थे, इसको, बी को, सी को। आज हम लोग बांटेंगे डी, ई। सो नाउ कम टू द major climate belt D, is called microthermos. Micro means कम, छोटा, thermos means temperature।
माइक्रोथर्मस। कहां पर कम होगा? बहुत कम नहीं, बहुत कम तो पोलर रीजन में है, लेकिन ये कम कहां पर होगा? जो पोल के पास होंगे। तो पोल के अगर पास है तो पास वाले को सब कहा जाता है, इसीलिए इन्हें सब पोलर कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि अगर अक्षांशों के आधार पर बांटा जाता है, तो धरती को अगर हमने कहा कि ये इक्वेटर से यहां पर दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दिस इज द 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये उष्णकटिबंध हो गया। तो ये 66.5 से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 to 90 डिग्री साउथ, सेम पैटर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इनके नंबर वैल्यू बहुत ज्यादा है, इन्हें हम उच्च अक्षांश कहते हैं। और यहां जो अक्षांश का मान है 0 से 23.5 इधर और 0 से 23.5 इधर, ये लो लैटिट्यूड यानी निम्न अक्षांश कहे जाते हैं। और निम्न अक्षांशों पर गर्मी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो ये वार्म है। वार्म को ही हम लोग उष्ण कहते हैं। यहाँ ठंडक बहुत ज्यादा है तो इसे हम शीत कहते हैं। अगर यहाँ की वायु इधर आएगी तो ये शीत हो जाएगा, और इधर से ये वायु जाएगी तो ये उष्ण हो जाएगा, तो मध्यक्षांश हो जाएंगे शीतोष्ण। और शीतोष्ण को ही टेम्परेट कहा जाएगा। ये हमने बात इसलिए बताई क्योंकि हम लोगों ने जो उपोष्ण था उसे भी टेम्परेट कहा था, लेकिन वो उष्ण के निकट था तो टेम्परेट में थोड़ा गर्म था, तो वो उष्ण शीतोष्ण नाम पड़ा था। लेकिन अब माइक्रोथर्मस को अब हम यहां नाम देंगे कि ये शीतोष्ण तो है, मिड लैटिट्यूड तो है, क्योंकि अगर इस लाइन से बांटे तो ये इधर उपोष्ण है तो ये उपध्रुवीय है। तो उपध्रुवीय को जब हम नाम देंगे तो पोल से सटा हुआ है, तो नाम हो जाएगा शीतोष्ण। दिस इज कोल्ड टेम्परेट। तो अब इस मुख्य पेटी के कितने नाम हो गए? या तो आप सुविधा अनुसार इसे माइक्रोथर्मस कह सकते हैं, निम्न तापमानी, या सुविधा अनुसार इसे आप उपध्रुवीय भी कह सकते हैं। और इसे शीतोष्ण या कोल्ड टेम्परेट भी कह सकते हैं। तो इनके 3 नाम हो गए, माइक्रोथर्मस या सबपोलर या कोल्ड टेम्परेट। अब इसको हम लोग और किस तरीके से परिभाषित करते हैं जरा लिख लें। माइक्रोथर्मस निम्न तापमानी क्षेत्र या कटिबंध, और मेसोथर्मस को मध्य तापमानी कहा था, मध्यम तापमानी, निम्न तापमानी क्षेत्र अथवा कटिबंध। तो इनका निर्धारण औसत तापमान के आधार पर किया गया है। तो क्या होगा? ऐसे क्षेत्र या कटिबंध जिनके औसत तापमान, वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहते हैं। Those regions or climate belt
their average mean temperature remains between 0 and 10 degrees Celsius. 0 and 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये एवरेज मीन टेम्परेचर्स हैं। Those regions their annual average mean temperature are between 0 degree Celsius to 10 degrees Celsius. In the latitudinal location, they are close to the polar region. अक्षांशीय स्थिति में यह क्षेत्र ध्रुव के या ध्रुवीय क्षेत्र के निकट होते हैं। यह क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र के निकट होते हैं। ध्रुव के नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब 66.5 से 90 डिग्री के बीच, 66 से 90 डिग्री के बीच, उसको ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, के निकट होते हैं। In the latitudinal location, they are close to the latitudinal location they are close to the polar region that's why they are called subpolar region। इसलिए इन्हें उपध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इन्हें उपध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। उप मीन्स निकट, किसके? ध्रुवीय क्षेत्र के। तो ये तो अवस्थिति के आधार पर है कि इनकी लोकेशन कहाँ है, किसके निकट है। तो पोल के निकट है तो सब पोलर हो गए। और अक्षांशों के आधार पर ये मध्यक्षांश है, क्योंकि 23.5 और 66.5 का ये वह भाग है जो कि ध्रुव से सटा हुआ है। तो अक्षांशीय आधार पर ये टेम्परेट है, लेकिन टेम्परेट में ये ठंडे हैं। लेकिन अक्षांशीय आधार पर ये मध्य अक्षांशों में स्थित है। मध्य अक्षांशों में स्थित है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। अब शीतोष्ण में तो उपोष्ण कटिबंध भी आया था और उपध्रुवी भी आ रहे हैं। तो इसको उपोष्ण को कहा था
थोड़ा वार्म यानी गर्म शीतोष्ण, तो इसे हम शीत शीतोष्ण कहा जाता है, लिख लें। किंतु इन्हें शीत शीतोष्ण, किंतु इन्हें या इस कटिबंध को शीत शीतोष्ण कहा जाता है। कोल्ड टेम्परेट, तो जैसे हम लोगों ने सी को बांटा था कि वर्षा कब हुई कब नहीं हुई, लिख लें शीत शीतोष्ण कटिबंध को या उपध्रुवीय कटिबंध को वर्षा प्रतिरूप के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में बांटा जाता है। तो जो यहां जलवायु प्रकार हो जाएंगे, तो ये है क्या, कोल्ड टेम्परेट ही है। अब कोल्ड टेम्परेट में जहां साल भर नमी बनी रहे तो वो क्या हो जाएंगे, वहां वन होंगे। शीत शीतोष्ण वर्षा वन की जलवायु। कोल्ड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, और यहां हो जाएंगे। अब वर्षा साल भर नहीं होगी तो किसी एक मौसम में सूखा होगा। अब ठंडे क्षेत्रों में कौन सा मौसम सूखा हो सकता है, वो ठंडा, क्योंकि यहाँ जब भी गर्मी होगी तो धरातल की वायु ऊपर उठेगी, और अगर धरातलीय वायु ऊपर उठती है तो ये ठंडी होकर बरसती है, क्योंकि संघनन और प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा शीत शीतोष्ण शुष्क शीत आर्द्र ग्रीष्म जलवायु। तो वही नाम इसका हो जाएगा, दूसरे का नाम क्या पड़ेगा, कोल्ड टेम्परेट, बड़ा सा नाम हो गया ड्राई विंटर। विंटर हमेशा या ज्यादातर ड्राई होते हैं। वेट समर क्लाइमेट्स, ये है। तो कोल्ड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड वेट समर क्लाइमेट। सिंबल आपको हमने बता रखा था, तो शीत शीतोष्ण का सिंबल डी है। तो यहाँ फॉरेस्ट मिलते हैं तो कुछ लोग इन्हें डी एफ कहते हैं। तो फिर इसे हम इस डी को क्या बोलेंगे, ड्राई विंटर है तो डी डब्ल्यू है। यानी हमें दो ही यहाँ जलवायु प्रकार मिले। अब ये जो डी प्रकार है वो पोल के पास है। अगर हम दक्षिणी ध्रुव में जाएं तो 40 डिग्री अक्षांश के बाद और एंटार्कटिका के बीच जमीन नहीं है। जहां ये डी प्रकार यानी माइक्रोथर्मस होना चाहिए, यानी कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपस्थित है, क्योंकि वहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थल भूमि का अभाव है। लिख ले कोल्ड टेम्परेट climates are
absent in southern hemisphere because land is absent in subpolar region of the southern hemisphere. शीतोष्ण जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में अनुपस्थित है, यहां नहीं है ये, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थल का अभाव है। स्थल का अभाव है, तो ये हमें उत्तरी गोलार्ध में यानी कनाडा और यूरोप के उत्तरी भाग इन सब में मिलती है। लिख ले, अर्थात यह जलवायु उत्तरी गोलार्ध में कनाडा और यूरोप के उत्तरी भागों में मिलती है। This type of climate is found in northern hemisphere ये mainly in Canada and northern part of Europe. ये यहां पर मिलती है। तो ये तो हमने डी में दो प्रकार कर लिए। अब बात आती है ध्रुवीय जलवायु की। तो ऐसे जलवायु क्षेत्र जिनके साल भर के जो यानी वार्षिक औसत तापमान है वो 0 के नीचे रहते हैं। ध्रुवीय कटिबंध पोलर रीजन जो कि अब 0 के नीचे रहता है, तो ये सभी जमे रहते हैं। दीज आर फ्रीजेड रीजन्स। ये है स्थिति। तो अब इनकी सिंपल डेफिनेशन हो गई, ऐसे क्षेत्र जो
सर्वाधिक उच्च अक्षांशीय पोल से ज्यादा अक्षांश और किसी का होता नहीं है, तो सर्वाधिक उच्च अक्षांशीय स्थिति के कारण अति ठंडे रहते हैं। Those regions which remain severe cold throughout the year due to high latitudinal location। एल्टीट्यूड की वजह से नहीं, वो तो हिमालय पर भी बहुत ऊंचाई है, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहते हैं जो हमेशा फ्रिजिड यानी जमे रहते हैं, तो वो एल्टीट्यूड फैक्टर है हिमालय का। और यहाँ पोलर रीजन में कौन जिम्मेदार है? लैटिट्यूड, ड्यू टू हाई लैटिट्यूडनल लोकेशन। इसलिए इनको हम ध्रुवीय कहते हैं, ड्यू टू हाई लैटिट्यूडनल लोकेशन they are called polar region। तो इनके जो वार्षिक औसत तापमान है, इन क्षेत्रों की वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहते हैं। एनुअल एवरेज मीन टेम्परेचर, एनुअल एवरेज मीन टेम्परेचर remains below the 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहते हैं। अब ये जो स्थिति आई वो ये बन रही है। तो अब ये तो मुख्य जलवायु प्रकार है। तो ध्रुवीय क्षेत्र एक मुख्य जलवायु प्रकार है और इसको हम लोग ई से प्रदर्शित कर रहे थे सरलता के लिए। तो अब इन्हें बांटा जाएगा। तो अब जब इन्हें अगर हम बांटते हैं तो अभी तक जो बांटने का क्रम रहा है, ए में, सी में, डी में और किसमें? डी तक, ए, सी और डी में, फिर वर्षा के आधार पर बांटा। और जब ध्रुवीय क्षेत्रों में सतही तापमान ही 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो उठने वाली भाप नेग्लिजिबल। और जब यहां से भाप नहीं उठेगी, बाष्पन नहीं होगा, एवोपरेशन नहीं होगा, तो वायुमंडल में आर्द्रता भी नहीं होगी। और वायुमंडलीय आर्द्रता ही मतलब वायुमंडल की नमी ही संघनित होकर बरसती है, तो फिर यहां वर्षा के चांस भी नहीं होंगे। तो बाष्पन के अगर चांस नगण्य हैं तो वर्षा के भी चांस नगण्य हैं। तो अब हम ई प्रकार को वर्षा के आधार पर नहीं बांट सकते। तो अब ई को कैसे बांटा जाए? तो ई में ऐसे क्षेत्र जिनका तापमान कुछ समय के लिए यानी कि कम से कम 1 महीने के लिए थोड़ा 0 से ऊपर आ जाए। तो 11 महीने में तो 0 के नीचे रहता है। तो जैसे आपके साल भर में 12 टेस्ट हुए, 11 में आपके नंबर जो है वो 0 के से कम आए, माइनस में। एक टेस्ट में आप 0 से थोड़ा ज्यादा पा गए, तो जब साल भर का औसत निकाला जाएगा तब भी 0 के नीचे ही आएगा। और
कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा 12 के 12 टेस्ट रहे साल भर के, सब में माइनस में नंबर पाए, तो उनका भी साल भर का औसत माइनस में है। यानी जिनका तापमान साल भर 0 के नीचे रहे, किसी भी महीने में 0 से ना आए, वही टुंड्रा कहे जाते हैं। क्या कहे जाएंगे? टुंड्रा। और जो ये है जिन्हें हमने ईटी कहा है, इनको हम टैगा कहेंगे। तो यहां एक टैगा प्रकार की जलवायु होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, और दूसरी टुंड्रा प्रकार की जलवायु होती है। टैगा और टुंड्रा। तो टैगा में कम से कम साल के 1 महीने का औसत तापमान 0 के ऊपर आता है, और ये तो वो इलाके हैं जिनका वार्षिक औसत तापमान, साल भर का जो टेम्परेचर है, वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। लेकिन इनका भी वार्षिक औसत तापमान 0 से कम है, लेकिन मुख्य विशेषता क्या है? 12 महीने में से कम 1 महीने का औसत तापमान औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी अधिक रहता है। और इसमें क्या होगा? टुंड्रा में 12 के 12 महीने यानी साल भर औसत तापमान 0 के नीचे रहता है। तो ये हो गया। तो ये तो है ही 12 के 12 महीने फेल हो गए। ये 11 टेस्ट में फेल हो गए, 1 में 0 से ऊपर आए, तो इनको हमने टैगा कहा। तो यहां कुछ वनस्पतियां उगती होंगी, तो टैगा और दोज रीजन्स where average temperature goes above 0 degree Celsius, those regions where average temperature goes above 0 degree Celsius at least for a month. तो टुंड्रा क्या है? Those regions where average temperature of all the months, साल के सभी महीनों में, is below 0. तो बिलो 0 है, ये हमेशा जमे रहते हैं। ये कुछ समय के लिए पिघल जाते हैं। तो जहां ये कुछ समय के लिए पिघलते हैं, तो इनमें वनस्पतियां उगाती है। तो ये एक वेजिटेशन जोन होता है। यहां हमें एक वनस्पति क्षेत्र मिलता है, और इसी वनस्पति क्षेत्र को टैगा फॉरेस्ट कहा जाता है।
तो जब ये 1 महीने के लिए यहाँ तापमान 0 के ऊपर आता है तो धरातल पर जो नमी है वो प्रकट हो जाती है, क्योंकि नमी अब सॉलिड के बजाय लिक्विड स्टेट में है। तो अब यहाँ एक वनस्पति क्षेत्र बनता है। यहाँ की जो वनस्पति है, और इसी वनस्पति को टैगा वन कहा जाता है। इसीलिए इस जलवायु को जो ई के अंतर्गत आती है लेकिन टैगा प्रकार की कही जाती है। अगर हम यहां बात करें तो यहां तो कभी वनस्पति उग ही नहीं पाएगी, और मुश्किल एल्गी और फंजाई यहां मिलकर के जीवन यापन कर पाते हैं, जिसे सहजीवन या सिम्बायोसिस कहा जाता है। यही लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। तो ये जो यहां लाइकेन मिलते हैं, कहां, कौन से इलाके हो गए ये? टुंड्रा। और ये होते हैं टैगा फॉरेस्ट। तो टैगा फॉरेस्ट जहां मिले वहीं की जलवायु टैगा, और जहां ये लाइकेन वगैरह हो और हमेशा इलाका साल भर फ्रिजिड बना रहे, वो इलाका हो गया टुंड्रा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको 2 प्रकारों में बांट लिया। किसको? ई को। अब बात आती है उच्च प्रदेशों की, यानी ऊंची भूमियों की जलवायु अथवा पर्वतों की जलवायु। तो जिसे हमने एच नाम से डिक्लेयर किया है। द क्लाइमेट्स ऑफ हाईलैंड्स ऑब्लिक माउंटेन्स, उच्च भूमियों अथवा पर्वतों की जलवायु। तो अब पर्वत तो किसी भी जलवायु में हमें मिल सकता है, और हम लोग जानते हैं कि तापमान गिरता है या तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश बढ़ जाए तो तापमान गिरता है, या एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ जाए तो तापमान गिरता है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ लिया ए, सी, डी और ई, यानी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर और पोलर, ये बेल्ट पढ़ लिए। अब बात आई कि बी छोड़ दिया, क्योंकि बी वर्षा की कमी का क्षेत्र है। वहां तापमान जो है वो मुख्य विशेषता नहीं है। वहां मुख्य विशेषता है द डेफिशिएंसी ऑफ द रेनफॉल, वर्षा का अभाव, एंड हाई रेट ऑफ एवोपरेशन, और बाष्पन ज्यादा होना। ये अब एच क्या है? तो कोई भी पर्वत जहां होगा वो सामान्य धरातल से ऊंचा होगा, और ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी तापमान उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी अगर कटिबंध में, ए में, सी में, डी में, कहीं भी अगर कोई पर्वत है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो आसपास के ए एरिया से, यानी उष्ण कटिबंध से कम होगा। सी में है उसमें भी कम होगा। तो इन्हें हम किसी एक विशिष्ट तापमान पेटी में नहीं रखते, अलग से रखते हैं। तो ये क्षेत्रीय जलवायु होते हैं, जो कि विश्व में हमें किसी भी महाद्वीप पर कहीं मिल सकते हैं। तो किस पर आधारित होते हैं? इनकी अपनी संकल्पना क्या है? वो ये है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। टेम्परेचर falls with rise in
हाइट और एल्टीट्यूड। तो जब ऊंचाई अगर बढ़ती है तो तापमान गिरते हैं, यानी जो टेम्परेचर है उस जगह का सरफेस टेम्परेचर वो इस पर निर्भर करता है कि वहां की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। अगर समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होंगे। हायर द एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स लेसर द टेम्परेचर ऑफ द पीक ऑफ द माउंटेन। किसी पर्वत के शिखर की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी उसका तापमान उतना ही कम होगा। इसीलिए हिमालय के कई पर्वतीय शिखर ऐसे होते हैं जिनके साल भर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहते हैं और इनका संबंध अक्षांश से नहीं है। ऐसे ही अगर हम अफ्रीका महाद्वीप में चले जाएं तो किलिमंजारो है, तो किलिमंजारो इक्वेटर के आसपास है, यानी ट्रॉपिकल बेल्ट में है, लेकिन उसके शिखर पर भी हमें बर्फ जमी हुई मिलती है, क्योंकि अगर हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर गिरेंगे। जबकि ट्रॉपिकल में जहां साल भर के औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते हैं, उष्णकटिबंध में जो टेम्परेचर है वो 18 से ज्यादा रहते हैं। और जब 18 से ज्यादा रहेंगे तो फिर वहां बर्फ जमने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर हम लोग मैप पर देखें, अफ्रीका पर जाएं, तो हम अफ्रीका का यही आपको पूर्वी तट का सिनेरियो या पूरा आप यहाँ इसको देख लिया, ये रहा अफ्रीका का पश्चिमी तट। ये है, तो ये रहा इक्वेटर। और इक्वेटर के पास अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा किलिमंजारो। तो ये जो किलिमंजारो माउंटेन है, ये इसके शिखर पर भी हमें शिखर पर भी हमें बर्फ मिलती है, माउंट किलिमंजारो, यानी ठंडा रहता है। तो ये किस प्रकार की जलवायु होगी इसकी? पर्वतीय जलवायु। और वैसे अक्षांश के आधार पर आप कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, तो ये इलाका ट्रॉपिकल जलवायु का होना चाहिए। तो बाकी इलाका ट्रॉपिकल रहेगा, लेकिन ये जो पर्वतीय क्षेत्र होगा ये विशिष्ट प्रकार की, अलग प्रकार की जलवायु वाला होगा। इसीलिए पर्वतों की जो जलवायु होती है उनके आसपास के तापमानी कटिबंध से भिन्न पाई जाती है। तो हम लोगों को जो समझना था वो यही समझना था कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। इसलिए पर्वतों का तापमान और जलवायु आसपास के अन्य क्षेत्रों से, जो पर्वतीय नहीं है, अन्य क्षेत्रों से भिन्न रहती है। The climate of mountain is different from the surroundings.
आसपास के क्षेत्रों से, और इन सभी को पर्वतीय जलवायु के अंतर्गत हम रखते हैं। तो उदाहरण लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयन क्लाइमेट हिमालयी जलवायु क्षेत्र अगर हम श्रीलंका में चले जाएं तो वहां भी दक्षिणी भाग में हमें कुछ पहाड़ियां दिखाई देती है। तो कहीं भी पहाड़ियां या पठार क्षेत्र दिखाई देंगे वो, तो उतना ना जा करके अगर हम लोग दक्षिण की ओर जाएं तो नीलगिरी पर्वत की चोटियां, दोदा बेटा, वो भी ऊंची है। तो दोदा बेटा की जो जलवायु होगी वो आसपास के तमिलनाडु के जलवायु से भिन्न होगी, यानी ठंडी होगी। तो फिर नीलगिरी के ढलानों पर फिर ऊटी मिलेगा, ठंडक की वजह से उसे हम वहां का हिल स्टेशन कहते हैं। तो यहां लिख देंगे क्लाइमेट ऑफ द नीलगिरी और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, ऊटी, जिसको एटलस पर देखेंगे उटका मंडलम, उटक मंडलम। ऐसे ही अगर हम श्रीलंका में चले जाएं तो दक्षिणी भाग में कैंडी हिल्स हैं, क्लाइमेट ऑफ द कैंडी हिल्स इन श्रीलंका, श्रीलंका में कैंडी पहाड़ियों की जलवायु। ऐसे ही अगर हम यहाँ ये देश आ जाएं जहां माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। क्लाइमेट ऑफ माउंट तंजानिया सॉरी माउंट किलिमंजारो, क्लाइमेट ऑफ माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। तो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो की जलवायु। ठीक इसी तरह हम वहां चले जाएं दक्षिण अमेरिका पर, तो वहां भी एक लेक है टिटिकाका, और टिटिकाका झील के पास जो पेरू के पहाड़ हैं वहां की जलवायु। जबकि ये सभी गर्म इलाके हैं, चाहे टिटिकाका लेक हो पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर, या फिर यहाँ का ये तंजानिया हो, ये सब बहुत गर्म इलाके हैं। श्रीलंका भी बहुत गर्म इलाका है, लेकिन इन गर्म उष्णकटिबंध क्षेत्रों में कुछ स्थान राहत भरे हैं, और वो स्थान पर्वतीय है, क्योंकि पर्वत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसका तापमान गिरता है। तो इस तरीके से हमने सभी 6 के 6 जो मुख्य जलवायु क्षेत्र बताए गए हैं, सामान्य रूप से हमने उनका एक आकलन कर लिया। अब जो बात आती है वो ये है कि ये दुनिया में हमें कहां मिलेंगे। तो जैसे हमने बांटा ए प्रकार, बी प्रकार, सी प्रकार, इन सबको बांटा, तो ए में हम लोगों ने पढ़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहां साल भर वर्षा होती रहे, अर्थात वो क्षेत्र जिनके तापमान हमेशा औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। ये डब्लू मतलब विंटर को कहते हैं, मतलब सर्दियां सूखी रहे और गर्मियां आर्द्र रहे। ऐसे क्षेत्रों को सवाना क्षेत्र भी कहा गया, यानी सवाना प्रकार की जलवायु। एम यानी कि मानसून प्रकार की जलवायु। तो इन सब को एक एक प्रकार में हम लोग ऐसे पढ़ते चले जाएंगे और बांटते जाएंगे कौन कहां मिलेगा। और हमने आपको ए एफ, ए एम, ए डब्ल्यू ये बता भी दिए थे, बी भी बता दिए थे। और बी मतलब शुष्क गर्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल, और उनकी स्टेपी घास भूमियां। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कहां तक? ए और बी तक
सी को हम लोगों ने प्रकारों में बांटा था, फिर आज हमने डी को बांट लिया और फिर हमने ई को बांट लिया। एच को एक ही प्रकार में रखे, वो पर्वतीय जलवायु है। तो अब अगर कोई पूछता है कि उपोष्ण कटिबंध में यानी उष्ण के निकट वाला जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है वहां वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो अब हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप जरा देखें, मान लो ये उत्तरी अमेरिका है, ऐसे ऊपर की ओर यानी उत्तरी ध्रुव की ओर ये चौड़ा है और दक्षिण की ओर ये इधर इक्वेटर की ओर सकरा है। ठीक इसी तरीके से ये ऐसे यूरोप चला, कुछ हिस्सा इसका ऐसे इधर आया, ऐसे मान लें ये यूरोप हो गया। सिंपल वर्जन हमने आपको बताया। ठीक, अब इन सब क्षेत्रों में अगर हम टेम्परेचर लाइन लें तो मीजोथर्मल टेम्परेचर किसके बीच होते हैं, आपको लिखा चुके हैं 18 और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो यहां अगर हमने कह दिया कि ये ऐसे 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाइन है, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाइन है, 10 डिग्री सेल्सियस ऐसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने टेम्परेचर लाइन ड्रॉ की। तो ये जो पूरा दो लाल रेखाओं के बीच बेल्ट बन गई, ये सी बेल्ट बन गई। अब इन सभी सी बेल्ट में जो हमने बताया वो ट्रेड विंड्स का प्रवाह ऐसे होता है। तो जहां तक ट्रेड विंड्स जाएंगी तो सी का ये जो एरिया है यहां हमें साल भर नमी बनी रहेगी और वर्षावन मिलेंगे। जैसे अगर यूरोप है तो इस तट पर यहां हम कह देंगे एशिया है, और एशिया का ये पूर्वी तट यानी चीन हो गया, ये बन गया CF। अब इसी तरीके से अगर ये उत्तरी अमेरिका है तो ये यहां पर गौर करें तो इसके पूर्वी तट पर एक गर्म धारा रहती है, गल्फ स्ट्रीम, तो इसके रेखा को ये ऊपर उठा देती है। तो अब यहां सी के अंतर्गत थोड़ा एरिया बढ़ गया, और अब इसी के साथ साथ जब ये ट्रेड विंड यहां चलेगी तो यहां भी वर्षा करेगी, क्योंकि यही ट्रेड विंड का मार्ग है। तो अब हमें यहां भी CF मिल जाएगा। तो यहां भी पूर्वी तट पर CF मिला, यहां भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर CF मिला। इधर से यही एशिया जब इधर एक्सटेंड करता है तो एशिया फिर ऐसे चला आता है साइबेरिया के रूप में ऐसे, तो ये पैसिफिक ओशन हो गया। और पैसिफिक ओशन में भी ये क्यूरोसियो जापान जाने वाली गर्म धारा होगी, और फिर यही गर्म धारा पछुआ पवनों से मुड़ करके इधर चली जाती है। ऐसे ही ये यहाँ गर्म धारा गई, मुड़ करके इधर चली आई पछुआ पवनों के द्वारा। तो अब जो टेम्परेचर लाइन है जरा हम उनको देखें। तो ये जो टेम्परेचर लाइन हमने 10 वाली खींची थी, यहाँ उठ गई थी, ऐसे चली गई, तो यहाँ भी तो टेम्परेचर लाइन ऐसे उठ के ऐसे जाएगी, यही 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तो यही इलाका हो गया यानी चीन वाला, यही प्रशांत का इधर का किनारा, यानी इधर पैसिफिक ओशन, या हमने पूरा पैसिफिक ओशन बना दिया। जब ये गर्म धारा यहाँ पहुंची तो ये जो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पड़ा हुआ था, ये 10 डिग्री सेल्सियस अब यहाँ से गर्म धारा के कारण और ऊपर उठ के फिर नीचे आता है, और फिर ये यूरोप में ऐसे चला जाता है। यानी यूरोप में गर्म धाराओं के कारण ये 10 डिग्री सेल्सियस लाइन, ये देखो तट पर, इधर हम कहें तो पश्चिमी तट पर जब अगर कोई गर्म धारा है, कौन सी गर्म धारा होती है, इसे हम वेस्टर्नली ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो इन धाराओं के कारण पश्चिमी तट पर 10 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन और अधिक ध्रुव की ओर खिसक जाती है, और साल भर पछुआ पवनों के चलने से ये पश्चिम से आने वाली हवाएं यहां वर्षा करा देंगी
तो यहां भी तो सी में एफ हो जाएगा, यानी फॉरेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए सीएफ हमें पूर्वी तट पर भी मिलते हैं और सीएफ हमें पश्चिमी तट पर भी मिलते हैं मीजोथर्मल लेवल में। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं मीजोथर्मल या सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टाइप ऑफ क्लाइमेट, जरा हेडिंग लिख दें। उपोष्ण, इसी को हमने कहा था समझने की जरूरत है। वर्षा वन प्रकार की जलवायु सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये है। तो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। कहां मिलते हैं ये? तो ये दो प्रकार के हैं, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया, पूर्वी तट की और पश्चिमी तट की। यह दो प्रकार के हैं। These are of two types. A, पूर्वी तट की जलवायु, ये उपोष्ण के लिए है, पूर्वी तट की उपोष्ण जलवायु। बी, पश्चिमी तट की जलवायु, ईस्ट कोस्ट क्लाइमेट, और वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। आप जरा हम लोग इसको समझ लें। तो ये कॉन्टिनेंट है, ये एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, इधर मान लो कोई ऐसे कॉन्टिनेंट है, ये हमने इमेजिन कर लिया, मान लिया। तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर जो कॉन्टिनेंट है इधर इक्वेटर की ओर नैरो है और इधर की ओर वो एक्सटेंडेड है, ये भी ऐसे एक्सटेंडेड है, इधर एक्सटेंडेड है, रफली अगर हम बात करें तो इनके बीच जो धाराएं चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो यहां से आई ये इक्वेटोरियल करंट, ये पूर्वी तट की गर्म धारा, ये पछुआ हवाओं की गर्म धारा। अब यहां किसी महाद्वीप के इस तट पर ठंडी धारा होती है। ये उत्तरी गोलार्ध का ये पैटर्न है। मान लो ये हमने कह दिया कि ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर का भाग है, तो ये हमने अटलांटिक कह दिया। तो अटलांटिक में
ये इधर से ये इक्वेटोरियल करंट है, और यहां पर जब आ गए तो ये अफ्रीका वगैरह आ गया था, तो कनारी धारा है, यानी अब ये लैंड है। तो अगर ये अटलांटिक है, कौन सा, नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ अटलांटिक है ये, तो ये नॉर्थ पैसिफिक है ये। तो यहां अगर हम सागरीय धाराओं की बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो गर्म यहां धारा भी है और यहां भी है। हमने कहा कि ये यहां इसके आसपास इक्वेटर है, तो फिर ये यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अब अगर हम टेम्परेचर लाइन की बात कर दें, तो टेम्परेचर लाइन तो इक्वेटर के पैरेलल होना चाहिए, लेकिन इस 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाइन को गर्म धारा ने इधर उठा दिया और ठंडी धारा ने इधर नीचे कर दिया, और फिर ये उठ करके इधर गया गर्म धारा के कारण, और ठंडी धारा के कारण नीचे आया, और गर्म धारा के कारण ऐसे चला गया। ये टेम्परेचर लाइन 18 डिग्री सेल्सियस की हो गई। अब 18 के बाद 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस जब ये गर्म धारा है तो ऊपर रहेगी गर्म धारा, यहां तक गई, तो यहां भी ये, अब जमीन पर ये यहां नीचे आ गई, और फिर सागर पर ये ऊंची हो गई, जमीन पर ये नीची हो गई, सागर पे फिर ऊंची हो जाए। ये हो गई एक 18 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन, तो ये हो गई 10 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन। अब जहां जहां तापमान है 10 और 18 के बीच, वही तो उपोष्ण कटिबंध है। तो अब ये जो पूरा एरिया है, अगर हम इसको कहें तो यही उपोष्ण कटिबंध है। उपोष्ण कटिबंध है। कहां पर उपोष्ण कटिबंध ये होंगे, तो ये लैंड की हम बात करेंगे, स्थल पर ये उपोष्ण कटिबंध है। क्लियर। और ये यहां भी होंगे उपोष्ण कटिबंध, ये इनके हो गए, इस कॉन्टिनेंट पर उपोष्ण कटिबंध होंगे। तो उपोष्ण कटिबंध में एक तो हमें यहां जो वर्षा होगी ये CF हो जाएगा, और यहां जो पछुआ हवाओं से वर्षा होगी यहां CF हो जाएगा। यहां भी पछुआ हवाएं वर्षा करेंगी, यहां CF हो जाएगा। यहां से ये ट्रेड विंड वर्षा करेंगी, यहां CF हो जाएगा। यहां पछुआ हवाएं वर्षा करेंगी, यहां CF हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर है वो ईस्ट कोस्ट का है, ये वेस्ट कोस्ट का है। ये ईस्ट कोस्ट है तो ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है। तो ईस्ट कोस्ट पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही हमें मिल जाती है ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जबकि पश्चिमी तट पर ये और अधिक ऊंचे अक्षांशों पर मिलती है। इसीलिए दो प्रकार की होती है, और इसे दो प्रकार की बनाने में महासागरीय धाराओं की भूमिका है ये। और यहाँ साल भर यहाँ से आने वाली, तो पूर्वी तट की जो उपोष्ण वर्षावन की जलवायु है वो साल भर नमी प्राप्त करती है, किनसे, व्यापारिक पवनों से। और जबकि पश्चिमी तट की जो उपोष्ण वर्षावन जलवायु है वो जो साल भर नमी प्राप्त करती है वो पछुआ पवनों से, वेस्टर्लीज से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, लिख लें। पूर्वी तट की उपोष्ण वर्षावन जलवायु
साल भर व्यापारिक पवनों से नमी प्राप्त करती है। तो इसलिए यहाँ हरी भरी वनस्पतियां मिलती हैं। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, इसी को हम लोग चीन प्रकार की जलवायु यानी चाइना टाइप भी कहते हैं, रिसीव rainfall throughout the year from trade winds। तो व्यापारिक पवनों से ये नमी प्राप्त कर लेती है। अगला लिख लें, पश्चिमी तट की उपोष्ण वर्षावन जलवायु साल भर पछुआ पवनों से नमी या वर्षा प्राप्त करती है। ये पश्चिमी तट की उपोष्ण वर्षावन जलवायु साल भर पछुआ पवनों से नमी या वर्षा प्राप्त करती है। अब अगर इस चीज को हम लोग समझना चाहें तो बहुत आसानी से मैप पर समझ सकते हैं। हम लोग अगर नॉर्थ अमेरिका का ये मैप बना लें, रफ मैप बनाते हैं, चले इतने से काम हम लोगों का हो जाएगा। तो अगर नॉर्थ अमेरिका पर यहां लैटिट्यूड दिखाएं तो ये कर्क रेखा दिखाई पड़ेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। लेकिन यहां से ये गर्म धारा चल रही है, अभी हमने बताया था पूर्वी तट की गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम, आगे से पछुआ हवाएं यूरोप की ओर ले जाएंगी गर्म धारा, तब ये उत्तरी अटलांटिक की, नॉर्थ अटलांटिक की पछुआ पवन विक्षोभ धारा यानी नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्नली ड्रिफ्ट करंट कही जाएगी। और ठीक इसी तरीके से इस नॉर्थ अमेरिका के भी यहाँ पश्चिमी तट पर इधर से गर्म धारा आ रही होगी, जिसे हम उत्तरी प्रशांत नॉर्थ पैसिफिक वेस्टर्नली ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। ये
अब ये पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट पर हम लोग पढ़ते हैं धाराएं कैसी होती हैं, ठंडी। ठंडी धाराएं हमेशा जो आइसोथर्म होता है, समताप रेखा होती है, उसे इक्वेटर की ओर मोड़ देती है, और गर्म धाराएं इक्वेटर से दूर पहुंचा देती है। तो ये हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस की तापमान रेखा। अब यहाँ ये 18 है, तो फिर यहाँ 10 होनी चाहिए, लेकिन इस 10 को यहाँ इसने बढ़ा दिया। तो अब इस संयुक्त राज्य अमेरिका के इस पूर्वी भाग में यहां पर अब ये पछुआ पवनें आ गई। अब ये जो एरिया होगा, ये पूर्वी तट की जलवायु हो जाएगी, जो कि यूएसए में आएगी। ऐसे ही इधर चीन होगा जब एशिया के पूर्वी तट पर, तो वहां जिसकी वजह से इस जलवायु का नाम पड़ा है। ऐसे इस धारा ने जब इसको यहाँ बढ़ा दिया, तो ये यहाँ तक चला गया, और यहाँ पछुआ हवाएं जब वर्षा कर रही होंगी, वेस्टर्ली विंड्स धारा और नमी लेकर आ रही होंगी, तो यहाँ भी हमें 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है, लेकिन 18 से कम है। तो ये भी उपोष्ण कटिबंध की, तो ये इधर जलवायु कहेंगे पूर्वी तट की उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन जलवायु, ये पश्चिमी तट की उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन की जलवायु। तो किन तटों पर मिलती है, तो यहाँ कौन सी ये पवनें आ रही है वर्षा लेकर के, ये सब रेन, यानी इनको हम कौन सी पवन बोलेंगे, थोड़ा कलर बदल दें, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, और यहाँ जो नमी लेकर जा रही है वो वेस्टर्लीज है, और उन्हीं के साथ तो ये गर्म धारा भी चल रही है। तो ये हवाएं हैं, और इन हवाओं का नाम है पछुआ। तो ये मुख्यतया किसके पास पड़ेगी भूमि, ये कनाडा के पास पड़ेगी यहाँ, और कनाडा का ये भाग महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, और ये यूएसए के पास पड़ेगी। और यूएसए के पूर्वी तट की जलवायु और चीन के पूर्वी तट की जलवायु में समानता पाई जाती है। लिख लें, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन की पूर्वी तट की जलवायु एक समान है। बस अंतर इतना है कि चीन के पूर्वी तट पर पर्वत नहीं है, और जबकि यूएसए के यहाँ के पूर्वी तट पर पर्वत हैं, इसलिए पर्वत के बदौलत यहाँ कुछ और ठंडे क्षेत्र बन जाते हैं, जबकि उतने ठंडे क्षेत्र चीन में नहीं होते। तो वो लोकल पर्वतों की वजह से है, लेकिन तटवर्ती जलवायु एक समान है। द क्लाइमेट ऑफ ईस्ट कोस्ट of USA and China are similar. ये एक जैसे है। तो इसीलिए इस उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन की पूर्वी तट की जलवायु का नाम ही क्या है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जो पश्चिमी तट वाली है, वो कनाडा के पश्चिमी तट और यूरोप के पश्चिमी तट पर है। तो लिख ले, कनाडा एवं
यूरोप के पश्चिमी तट की जलवायु एक समान है। ये हो गया। इससे ज्यादा आप लोगों को यहाँ नहीं समझना, जितना धाराओं से समझ में आ जाए और किससे, प्लेनेटरी विंड से, उतना ही बहुत है जीएस के लिए। अब ऐसा भी नहीं कि इनका नाम भी नहीं सुनेंगे, और कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी बायोम पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है, तो वहां ये ज्ञान, और प्री में आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं कि उत्तरी प्रशांत या उत्तरी अटलांटिक में जो पछुआ पवन विक्षोभ धाराएं हैं वो कैसी है, वो गर्म है, और जिसकी वजह से तापमान जो गिर जाना चाहिए उतना नहीं गिर पाता, और 10 डिग्री सेल्सियस इनके तटों पर अधिक ऊंचे अक्षांशों तक मिलता है। नहीं तो अक्षांश मान बढ़ते तो 10 डिग्री की बजाय वहां 0 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन सागर की गर्म धारा ने यहाँ के पश्चिमी तटों पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहाँ बहुत कम तापमान होना चाहिए था, लेकिन ये जो रेड कलर की हमने धारा बनाई है इसके कारण ये टेम्परेचर 10 तक पहुंच जाता है। अब बात आती है कि इसी में जो अब जमीन पर अंदर आ जाएंगे, तो ये जब CF हो जाएगा तो यहाँ CW हो जाती है। तो उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में सर्दियां शुष्क और गर्मियां आर्द्र रहती है। तो लिख लें नेक्स्ट, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क शीत आर्द्र ग्रीष्म ऋतु की जलवायु। तो ये ना तो महाद्वीप के पूर्वी तट पर होती है ना पश्चिमी तट पर, तो इन्हें कहेंगे सब ट्रॉपिकल ड्राई विंटर वेट समर, क्योंकि जो वर्षा होती है वो यहाँ, जैसे हम लोगों के यहाँ लखनऊ और इन सब में सर्दियों में वर्षा बहुत कम, छोट-मोट जो कुछ मुख्य वर्षा है वो गर्मियों में, तो हमारे यहाँ भी इसी प्रकार की जलवायु। तो सब ट्रॉपिकल ड्राई विंटर वेट समर क्लाइमेट, ये तो ये जो क्लाइमेट होते हैं कहाँ होते हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। ये जलवायु प्रकार महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। This type of climate is found in the interior parts of the continents। तो ना ये पूर्वी तट पर होते हैं ना पश्चिमी, क्योंकि महाद्वीप सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं और ऊपर की वायु नीचे बैठती है, और नीचे बैठती हुई वायु वर्षा नहीं कराती है, और जबकि वर्षा कौन कराती, ऊपर उठती हुई वायु। वायु ऊपर कब उठती है, ग्रीष्म ऋतु में। तो इसलिए अगर हम लोग ऊपर के अभी इसी मैप को देख रहे थे, तो इस मैप पर जाएं तो ये जो CW होगा यहाँ तट पर तो ग्रीन कलर दिखा दिया,
और अगर येलो कलर दिखा दें तो ये सभी CW होंगे। C मीन्स सब ट्रॉपिकल और W मीन्स ड्राई विंटर। तो ये बीच में मिलेगी, तो महाद्वीपों के मध्य में पाई जाती है। अब जो तीसरा जो प्रकार होता है सब ट्रॉपिकल में, जिसको बहुत इंटरेस्ट से जीएस में पढ़ा जाता है, भूमध्य सागरीय जल, जिसे CS भी कह देते हैं। लिख ले, भूमध्य सागरीय जलवायु। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब अगर हम लोग इसे समझ लें तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का उत्तरी तट, ये इधर तुर्की वगैरह हो गया, ये सब बन गए। इधर से यहां जाए तो ये यूरोप बन जाता है। ये यहाँ भूमध्य सागर है, यही को हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। मेडी मीन्स बीच में है, टेरा मीन्स स्थल के, मेडिटेरेनियन सी। यहां से अगर हम लाइन देखें तो ये लाइन जा रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कर्क रेखा। फिर हम लोगों ने व्यापारिक पवनें पढ़ी है, तो व्यापारिक पवनों में ये पढ़ा है कि व्यापारिक पवनें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चलती है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है वो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर रहेगा। आपको वायुदापीठियां थोड़ा रिकॉल करनी पड़ेंगी। तो 30 से 35 डिग्री सेल वो लैटिट्यूड पर रहेगा, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर। कब? जब सूर्य कर्क रेखा पर। लेकिन अगर यही सूर्य मकर रेखा पर चला जाए, तो मकर रेखा पर जाने से यानी कि सर्दियां आ जाए, तो ये 25 से 30 डिग्री नॉर्थ पर आ जाएगा। कितने पर? 25 से 30 डिग्री नॉर्थ। तो ये 23.5 है, तो ये लगभग 25 हो गया, और ये लगभग 30 हो गया। 25 टू 30 डिग्री नॉर्थ। और ये यहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अगर इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये विंड्स मूव कर दें तो इन्हें हम पछुआ पवनें कहेंगे। तो पछुआ पवनें यहां सागर से नमी लेकर की चल पड़ेगी। तो भूमध्य सागर के जो किनारे के इलाके हैं, जैसे ये स्पेन का दक्षिणी भाग है, ये इटली है, ये ग्रीस है, ये तुर्की है, इन सभी की जलवायु कैसी हो गई? ये किस महीने की बात हमने की? यानी दिसंबर की, यानी सर्दियों की। तो ये पेटी दिसंबर में है, ये यहां पर। इसलिए पछुआ पवनें यहां सागर से चलती हैं और तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा कराती है। अब यही पेटी अगर दिसंबर के बजाय जून हो जाए, तो मार्च में तो ये बेल्ट कहां पहुंच जाएगी? यहां 35 तक, 30 से 35 के बीच ये बेल्ट रहेगी।
तो मार्च आते ही अब ये पछुआ पवनें यहाँ जो वर्षा करा रही थी वो अब यहां से चलने के बजाय अब यहां से चलेंगी। ये पछुआ पवनें चल रही होंगी। अब अगर जून आ जाए यानी भरी गर्मियां आ जाए तो जून आते ही अब ये 35 से 40 डिग्री पर पहुंच जाएगी। यहां पहुंच गई लाइन। तो अब सब ट्रॉपिकल बेल्ट यहां होगी तो अब पछुआ पवनें ये चलेंगी यानी ये जो इलाके हैं अब जब जून आया गर्मियां आई तो इन्हें अब पछुआ पवनें नहीं मिल पाती हैं। तो इसका मतलब जिन ऐसे सी यानी सब ट्रॉपिकल इलाके जिनमें समर ड्राई होता है CS, लेकिन वर्षा कब होती है दिसंबर में जब ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। तो ये कौन सी बेल्ट है जो मौसम के अनुरूप लगातार खिसक रही है। तो दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यही यहां दिसंबर में है तो फिर यहाँ ये मार्च में है फिर ये जून में है और फिर जून के बाद ये लौट आएगी सितंबर में कहा 30 से 35। तो मार्च में 30 से 35 रहेगी ये। तो यही हाल इसका सितंबर में भी रहेगा और दिसंबर में ये 25 से 30 के बीच। तो जब दिसंबर में 25 से 30 के बीच होगी तो अब इस हाई प्रेशर बेल्ट से ये वेस्टर्नली चलती है पछुआ पवनें चलती है और वर्षा कराती है। तो अब अगर हम महाद्वीपों को देखें तो ये यूरोप का दक्षिणी पश्चिमी भाग है और ये अफ्रीका का उत्तरी पश्चिमी भाग है। यानी महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऋतुवतीय खिसकाव के कारण, ऋतुवतीय मतलब जैसे जैसे सूर्य की लंबवत किरणें कर्क से विषुवत और विषुवत से मकर की ओर स्थानांतरित होती हैं वैसे वैसे यहाँ पवन प्रणालियां बदल जाती है। किन जमीनों की जो यहाँ भूमध्य सागर के किनारे स्थित है जिसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। समझ गए। तो भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहां मिलता है उपोष्ण कटिबंध की जलवायु है। तो हम लोगों ने जो हेडिंग लिखी है भूमध्य सागरीय जलवायु जरा उसको पढ़ लें क्योंकि इससे क्वेश्चन खूब आते हैं। यह जलवायु उपोष्ण कटिबंध में पाई जाती है। This type of climate occur in the subtropical oblique mesothermal belt। कहां मिलती है यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मिलती है। तट मतलब किनारा होना चाहिए महाद्वीप के पश्चिम में, तट पर मिलती है। It is found along the west coast। और वेस्ट कोस्ट में ये नहीं कि पूरे वेस्ट कोस्ट पर, कहा सब ट्रॉपिकल में। क्यों बन जाती है
यह जलवायु उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी के खिसकाव के कारण बनती है, खिसकने से बनती है। तो दिस क्लाइमेट is mainly due to shifting of subtropical high pressure belt। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सूर्य की लंबवत किरणों के साथ खिसकती रहती है। मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ गर्मियां सूखी और सर्दियां आर्द्र है। इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा शीत ऋतु आर्द्र रहती है। समर of this climate is dry while winter is wet। अब हम लोग इतना जानते हैं कि किस ऋतु में गर्मी सूखा और किस ऋतु में वर्षा है। तो जिस ऋतु में सागर की ओर से पवनें आती हैं तो वो ऋतु वेट यानी आर्द्र होती है। यानी इस जलवायु में सर्दियों में सागर की ओर से पवनें आती हैं। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ दिसंबर के महीने में ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इस दिसंबर महीने में यहाँ है ये, और ये जो भूमध्य सागर है यहाँ ये सब है। तो भूमध्य सागर के जब इन जलों से होकर के ये पर्पल कलर की रेखाएं या अटलांटिक की ओर से आने वाली ये पछुआ पवनें अपने साथ नमी ले जाएंगी और वर्षा करा देंगी। लेकिन जब गर्मियां आती हैं तब ये हवाएं यहाँ नहीं होती हैं, तब ये हवाएं हमने यहाँ रेड कलर से दिखाई है, ये यहाँ चल रही होती है और ये यूरोप का दक्षिणी भाग अब इन पछुआ पवनों से वंचित हो जाता है और अब यहाँ वर्षा नहीं होती। और जब यहाँ वर्षा नहीं होती तो यहाँ गर्मियां शुष्क हो गई। जून का मतलब गर्मियां और दिसंबर का मतलब सर्दियां। तो किसी भी महाद्वीप में अगर हम यहाँ चले जाएं, कितने डिग्री से लेकर के 25 डिग्री से लेकर के कितने डिग्री लैटिट्यूड तक, 40 डिग्री लैटिट्यूड तक अगर हम चले जाएं तो हमें क्या मिल सकती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। शर्त यह है कि महाद्वीप के पश्चिम में सागर हो। लिख लो। यदि महाद्वीप के पश्चिम में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य
महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, ऐसे लिखना चाहिए। पश्चिमी तट पर 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य सागर या महासागर है। तो सर्दी गर्मी तो आती जाती रहेगी। वहां की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की होती है। भूमध्य सागरीय प्रकार की होती है। ये है। तो अगर हम लोग अब वर्ल्ड मैप देख लें और इसी फार्मूला को लागू कर दें तो बन जाएगा। तो लिख लें, इफ सी और ओशन इज प्रेजेंट एट वेस्ट कोस्ट बिटवीन 25 to 40 degree latitudes, then the type of climate is Mediterranean. If the sea or ocean is present at the west coast, ये तो अब अगर हम लोग वर्ल्ड मैप को देखें तो और इसकी सहजता हो जाएगी और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलिए, ये कॉन्टिनेंट आ गया, कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। तो अब अगर हम यहाँ नॉर्थ अमेरिका पर इसको थोड़ा जूम करके देख लें, तो कहाँ जाएं? पश्चिम की ओर। ये लैटिट्यूड देख लें तो ये रहा आपका कितने डिग्री, बहुत हल्का हो गया, फिर भी आप अपने एटलस पर इसको 30 डिग्री नॉर्थ। यानी हमने ये कहा कि ये पूर्वी तट है, तो हम लोग यहाँ की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहाँ पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं। तो ये 30, तो ये यहाँ आसपास इसके ये 25 जैसा होगा, और यहां जाएंगे तो ये हमें 40 डिग्री मिल जाएगा। अब हम इसे जूम कर दें, चलिए। तो अब ये रहा इलाका। ये जो इलाका होगा इधर ठीक पश्चिम में इसके सागर है, तो ये पूरी जो बेल्ट होगी यहाँ तक कि ये भूमध्य सागरीय जलवायु की बेल्ट हो गई। भले ही ये प्रशांत महासागर के किनारे है, लेकिन इसकी पहचान भूमध्य सागर के किनारे से हुई थी, इसलिए हम इसे भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु कहेंगे। ये एक कॉन्टिनेंट की बात करी हम लोग।
अब किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पर चले जाएं, मान लो हम लोग अब अफ्रीका पर चले जाते हैं, अब अफ्रीका में भी ये जो एरिया होगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, पश्चिम में इसकी सागर है, तो यहाँ पर भी ये हमें भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु मिल जाएगी, ये केप टाउन और नामीबिया के आसपास। ऐसे ही अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही स्थिति होगी, ये तो ये यहाँ 25 और ये 40 डिग्री, तो ये जो पूरा पश्चिमी इलाका होगा जहां जहां ये पछुआ पवनें वर्षा करा देगी, तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये भूभाग कैसा हो जाएगा, भूमध्य सागरीय, यानी सागर होना चाहिए। और जब पछुआ पवनें सर्दियों में चलें तो फिर इन्हें क्या मिल जानी चाहिए, नमी मिल जानी चाहिए। इसीलिए अब जब भूमध्य सागर को देखते हैं तो भूमध्य सागर के किनारे जब हम पहुंचते हैं तो अफ्रीका के उत्तर में तो 3 महाद्वीप हैं। ऐसे दक्षिण अमेरिका को अगर हम लोग देख लें तो दक्षिण अमेरिका में भी यही होगा, 25 और 40 के बीच जब पछुआ पवनें यहाँ प्रभावी होंगी तो यहाँ भी चिली में भी हमें भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी। तो पूरे दुनिया में कितने महाद्वीपों पर हमें भूमध्य सागरीय जलवायु मिल रही है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एशिया में तुर्की और ये सब इजराइल वाला पार्ट, और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि थोड़ा थोड़ा ये लगभग सभी महाद्वीपों पर है, और केवल एंटार्कटिका पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। तो जरा इसको हम लोग अपने मुद्दे पर आ जाएं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व में 6 महाद्वीपों पर पाई जाती है। सागरीय जलवायु विश्व में 6 महाद्वीपों पर पाई जाती है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट is found at 6 continents of the world. तो एंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर ये मिलती है, और कहाँ मिलती है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 25 से 40 डिग्री अक्षांशों पर। और यहाँ की जलवायु अपनी विशिष्ट वनस्पतियों के लिए जानी जाती है। लिख ले, भूमध्य सागरीय जलवायु की वनस्पतियां विशिष्ट प्रकार की है। The vegetation of Mediterranean climate are of specific type. भूमध्य सागरीय जलवायु की वनस्पतियां विशिष्ट प्रकार की हैं। इन्हें these are called
क्या कहेंगे इन्हें, ये गर्मियों को भी बर्दाश्त कर लेती है, स्क्लेरोफाइट्स। इन्हें स्क्लेरोफाइट्स कहते हैं। स्क्लेरोफाइट ये कहा जाता है, इन्हें स्क्लेरोफाइट्स कहते हैं। तो स्क्लेरोफाइट्स में हार्ड जो टिश्यू होते हैं वो बाहर की ओर, सॉफ्ट टिश्यू अंदर, जिसमें जल सुरक्षित गर्मियों में भी बना रहता है। तो डेट पाम जो है, खजूर, यहाँ की जलवायु के लिए बहुत अधिक अनुकूल है। डेट पाम यानी खजूर यहाँ की जलवायु के लिए अधिक अनुकूल है। तो डेट पाम इज suitable for this type of climate। तो यहाँ की जलवायु के लिए अधिक अनुकूल है। तो सर्दियों में यहाँ रसदार फलों वाली वनस्पतियां और सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स, पर्टिकुलरली रसदार फल यानी बेरीज, सिट्रस यानी संतरे और नींबू के परिवार के, वेजिटेबल्स सब्जियां यहां प्रचुरता में शीत ऋतु में पाई जाती है, आर कॉमन इन विंटर सीजन। अब फल है, सब्जियां हैं, इन सबको हम लोग बागानी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, इसलिए इसे बागानी की जलवायु कहा जाता है। तो फल, सब्जियां इत्यादि के उत्पादन के कारण इसे बागानी जलवायु कहा जाता है। फलों और सब्जियों इत्यादि के उत्पादन के कारण इन्हें बागानी की जलवायु कहा जाता है। सो दीज आर द मेडिटेरेनियन type of climate is the horticulture climate। Horticulture climate, so horticulture climate means Mediterranean climate। इतना यहाँ पर काफी हो जाएगा कि कितने महाद्वीपों पर, 6 पर, और इन सब की बात करेंगे। अब हम लोग इस पर जो बात करेंगे डी में बात करेंगे, आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट क्लास।